हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कलीम अंसारी। सिद्रा जीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना एक चैप्टर जो कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उसी को देखते हुए मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, पढ़ाने में। तो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे और मैं भी जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक को एक स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये रियल में चैप्टर भी एक स्टोरी के साथ ही शुरू होता है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम भी उसको एक स्टोरी के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 11 साल के बच्चे की हेलमट की कहानी। तो सबसे शुरू में जो लिखा हुआ है ये तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओरली बता देता हूँ। देखो, एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम है हेलमट। वो अपने बेड पे सोता हुआ होता है और उसके जो पेरेंट हैं, वो उसके मॉम और डैड, वो एक सीक्रेट टोन में, एक सीरियस टोन में बात करते हैं कि शायद लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जिस तरह से हमने हमारे जो अलाइज जो नेशन है, जिस तरह से हमने डिसेबल पे एक तरह से बोलते हैं ना कि अत्याचार किया है, उन्हें ह्यूमिलेट किया है, तो लगता है कि अब उनकी जीत के बाद में ये टाइम आ गया है कि वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि हमने उनके साथ किया था। तो इस बात को जो हेलमट है ना, अपने माँ बाप को करते हुए सुन लेता है और वो सुनता है। उसके माँ बाप बोलते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमने जो है अलाइज जो नेशन थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन पर हमने बहुत ज़्यादा बोलते ना कि अत्याचार किया था, उनको हमने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा सताया था। तो कहीं ना कहीं जितना हमने उनको सताया था, अगर हम उनको सताएंगे तो जितना मतलब हमने उनको सताया, अगर वो हमें उतना सताएंगे तो उनका वो जो परेशान करना है, उनका वो मिसबिहेवियर, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है वो सुसाइड कर लेते हैं अपनी होल फैमिली के साथ में। तो वो सोचता है कि क्या नाम, इसको सुसाइड करना, मेरा सुसाइड करना ठीक रहेगा, या फिर मेरी वाइफ और हम दोनों का सुसाइड करना ठीक रहेगा, या फिर हमारी पूरी फैमिली का। तो इस तरह से वो एक तरह से कन्वर्सेशन करते हैं कि किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, किस तरह से हम उनका जो एक तरह से मिसबिहेव हमारे साथ होगा उससे हम किस तरह से बचे। वो ये इससे बाहर आने के लिए नए नए एक तरह से प्लान करते हैं, एक स्टोरी करते हैं। तो हेलमट इसको सुन लेता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो क्या सोचता है, मेरे जो फादर हैं या मेरे जो मॉम है वो मुझे मार देंगे। बिकॉज ये कहानी पूरी करने के बाद उसके जो फादर हैं वो एक अपने ऑफिस में जाके, वो एक फिजिशियन होते हैं, अपने ऑफिस में जाके वो डेथ कर लेते हैं, मतलब कि सुसाइड कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं। तो वो सोचता है कि मेरे जो डैड हैं वो तो मर गए हैं, उन्होंने तो खुद को सुसाइड कर लिया, तो अब कहीं मेरी मॉम मुझे मार के खुद ना मर जाए। तो वो इस डर में क्या करता है, अपने घर पे खाना खाना भी छोड़ देता है। वो 9 साल तक वो खाता भी नहीं है, इस डर की वजह से कहीं मेरी मम्मी मुझे फूड में पॉइजन मिला के ना दे दे और वो मैं खा लूँ और मैं मर जाऊँ। तो ये स्टोरी का डर क्या रहा, उस बच्चे की कहानी क्या है, इसको हम एकदम जब हमारा चैप्टर लास्ट होगा इस स्टोरी को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तब तक हम इसको इंट्रोडक्शन से लेकर के स्टार्ट करते हैं और आगे तक चलते हैं और आपको पता चलेगा कि क्या क्या इस चैप्टर में हुआ है और मैं उसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 1945 की ये स्टोरी है हेलमट की। ये तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। उसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने के बाद में एक बोलते हैं एक ट्रिब्यूनल टाइप बनता है। एक ट्रिब्यूनल होता है, एक बॉडी बनाई जाती है। वो बॉडी क्या करती है, किसी भी हुए हुए, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी हुई है, उसको वो देखती है कि इसमें किसकी ज़्यादा गलती है और किसका क्या है, और वो देखती है कि किसको क्रिमिनलाइज किया जाए और किसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। तो इसी तरह से एक ही बॉडी बनती है जिसका यहाँ पे नाम भी दिया गया है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। इधर से आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ये एक तरह का ट्रिब्यूनल है जहाँ बनता कहाँ पे है, ये न्यूरमबर्ग में बनता है। ये एक जगह है जहाँ पे इसका गठन किया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है। ये क्या करता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो एक तरह से बोलते हैं ना, नाजियों के द्वारा या नाजियों के थ्रू जो एक तरह से वो किया जाता है ना, वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा उनके एक तरह से बोलते हैं कि इंसान के लिए इस तरह की जो नीति है वो नहीं अपनानी चाहिए। वो एक तरह से कह सकते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, ये जो बनती है एक बॉडी, जो ट्रिब्यूनल बनती है, वाज सेट अप टू
prosecute Nazi was criminal for crime against the peace, for war criminal and criminals against humanity। कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जो नाजियों ने एक तरह की एक्टिविटी अपनी की है, इस एक्टिविटी का उन्होंने कितना गलत किया है लोगों के साथ, क्या क्या किया है, किस तरह से उन्होंने एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत ही बुरा किया, उन्होंने बहुत से लोगों को मारा, बहुत से जीव्स को जो यहूदी होते हैं उनको किस तरह से मारा, और जो डिसेबल हैं जैसे कि बेचारे मानसिक रूप से या फिर किसी तरह से शारीरिक रूप से वो अपंग हैं, जिसे हम जैसे बोल सकते हैं कि अपंग को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे मेंटली फिजिकली डिसेबल, जो विकलांग टाइप उनको बोल सकते। तो उनको वो क्या चाहता था कि इनको किसी तरह से समाप्त कर जाए। तो उन्होंने हिटलर के लोगों ने या हिटलर ने एक तरह की जो नीति बनाई जिस वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये इस तरह से था। एक जो ये बॉडी बनती है ये क्या करती है, उसको क्रिमिनलाइज करती है पूरी तरह से, ये उसको क्रिमिनलाइज करती है। और क्रिमिनलाइज करने के बाद में करती क्या है, ये इतना कुछ करने के बाद में क्या करती है, सिर्फ 11 जो उसमें क्रिमिनल पाए जाते हैं लोग जो नाजी होते हैं उनको ही सिर्फ डेथ सेंटेंस देती है। बाकी को कुछ को डेथ सेंटेंस दे दिया नाजी को, और कुछ को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद कर दिया, इस तरह से देती है। अच्छा, वो ऐसा क्यों करती है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि नुकसान कितना बड़ा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो नाजियों के द्वारा जो नाजियों के थ्रू जो किया गया था जीव्स पे या ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक तरह से जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी, वो जो नाजियों के द्वारा की गई थी, उसके बदले में सिर्फ 11 लोगों को जो इतना किया गया, सिर्फ इतने कम लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि उन्हें पता था कि हम इतना किसी को नहीं दबाएंगे जिस वजह से कि कोई दोबारा से उठ खड़ा होए। अब इसको कैसे, हम एक बार इस स्टोरी को हम पूरा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से कोरिलेट करेंगे, वहां से आपको समझ में आएगी। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ये पावर थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक थी हमारी एक्सिस और दूसरी थी हमारी एलाइज, जिसे हम बोलते हैं सेंटर या फिर एलाइज पावर। तो एलाइज वाले वो थे जिसके अंदर फ्रांस, यूके, रशिया और बाद में अमेरिका, और अगर सेंट्रल की और एक्सेस पॉइंट की बात करी जाए तो उसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान और इटली, ये सब थे। तो उसमें क्या होता है कि इटली जो है वो हार जाता है, और जब इटली हारता है तो जब जर्मनी हारता है तो जर्मनी के हारने के बाद वहाँ के लोगों के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि उनको बोल दिया जाता है कि ये जो वॉर हुआ है ना, ये जो पूरा वॉर हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसमें जर्मनी की गलती है, सब कुछ जर्मनी की वजह से हुआ है। अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ नहीं देता तो कहीं ना कहीं ये वॉर बढ़ता नहीं, और इतनी सी जो ये जान माल का जो नुकसान हुआ है ये कभी नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ये रही हमारी दोनों पावर, एक्सिस भी और एलाइज भी। जैसे कि इसमें मैंने बताया रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। हालांकि ये 1917 में यहाँ पे एंटर होता है रशिया के एग्जिट होने के बाद। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बताया था कि ये 2 जो पावर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम एक्सिस और हम एलाइज के नाम से देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हम एक बार से बता सकते हैं कि ये जो नुकसान था जो नाजियों के द्वारा किया गया था, जिसके बदले में सिर्फ 11 लोगों को ही डेथ सेंटेंस दिया गया था, उसके वो कितना बड़ा नुकसान था वो, उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसको हम पूरा इस तरह से देख सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल किल, 6 मिलियन लोग जो हैं उसमें जीव्स मारे गए थे, 6 मिलियन। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1 मिलियन जो थे सिविलियन उसमें मारे गए थे, यानी कि जर्मनी के वो लोग जो जर्मनी के लोकल लोग थे वो उसमें मारे गए थे। और उसके बाद अगर हम इसी तरह देखें तो ये लगभग 70,000 जो थे वो फिजिकली एंड मेंटली जो डिसेबल लोग थे वो मारे गए थे। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं इतना बड़ा नुकसान के बदले सिर्फ 11 लोगों को डेथ सेंटेंस देने का सिर्फ यही रीज़न था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद में जब जर्मनी के ऊपर इतना बड़ा बोल सकते हैं कि पनिशमेंट लगाया गया, या उससे कहा गया कंपनसेशन उस पर इतना थोप दिया गया कि जर्मनी उसको देने में भी
सक्षम नहीं था, वो एबल नहीं था कि मैं इतना बड़ा नुकसान चुका सकता हूँ। उस पर ये बोल दिया गया कि तुम्हें ये देना पड़ेगा, तुम्हारी जो कोल माइन है उस पर हम कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी जो ज़मीन है, तुम्हारी 10% पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी, 13% तुम्हारी टेरिटरी हमारी हो जाएगी। तो इतना बड़ा एक तरह से ट्रीटी के थ्रू उनसे इतना कुछ कह दिया गया था कि इसकी भरपाई आप सब करोगे। तो उस वजह से अगर वहाँ पे ऐसा होता कि जो नुकसान हुआ है उनके द्वारा और वहीं पे उसको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश की जाती, तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो नहीं पाता। लेकिन उसमें क्या किया, जर्मनी को इतना ह्यूमिलेट किया गया कि वहाँ पे एक मजबूरी बन गई कि जर्मनियों ने सोच लिया, नाजियों ने, कि हम किसी भी तरह जर्मनी की जो ग्लोरी है ना, एक तरह से जो उसकी शोहरत है, हम उसको किसी भी तरह वापस लाएंगे। इसी तरह जो हिटलर है वो इसी तरह से यहाँ पे उसका राइज हुआ, इसी तरह से हिटलर पैदा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि किसी को कुछ गलती करने के बाद या जुल्म करने के बाद इतना मत दबाओ कि वो एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी करने पे भी मजबूर हो जाए कि अच्छा मुझे इतना क्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि अब तो मतलब वो गिल्टी फील करने लगता है। तो हिटलर और जर्मनी के साथ में कुछ ऐसा ही किया गया, जब उनको इतना बड़ा, इतने ह्यूज अमाउंट में उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, इतना उनसे कंपनसेशन लिया गया, तो हिटलर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और एक तरह से एक कहावत होती है कि हिटलर वाज नॉट बॉर्न बट मेड। हिटलर जो है वो पैदा नहीं हुआ था, हिटलर बना था। किस वजह से? इन सारी सिचुएशनों को देख करके। न इतना बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में न इतना बड़ा कंपनसेशन जर्मनी के ऊपर थोपा जाता, और ना ही हिटलर का राइज होता, और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता। यहाँ तक कि हमने ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छे से देख ली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसको भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सब चीजें साफ दिखाई दें। हाँ, तो अब देखते हैं बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। जैसा कि हमारी ये हेडिंग भी है, बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। इसमें क्या था, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो जर्मनी था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था इसमें। और उसके पावरफुल होने में क्या था कि जब वो अपना जिस तरह से अपनी जो ये प्लान उसने किया था, उस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग वो चल रहा था और बहुत अच्छे से वो कर रहा था। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जर्मन ए पावरफुल एम्पायर इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एंड अलायंस फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया ऑल जॉइन वॉज द वॉर enthusiastically hoping to gain from a very quick victory। इसमें क्या था, जब जर्मनी एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल था तो और वो अपनी जो एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था उसके टाइम पे, तो वहाँ पे क्या था, ये जितने भी अलाइज पावर थे, जिसमें फ्रांस हुआ, हमारा रशिया हुआ और हमारा जो यूरोप हुआ, ये सब बहुत जल्दी से ज्वाइन इन्होंने किया अपने किसी फायदे के लिए, कि किसी तरह इसको जल्दी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत लेंगे और उसके बाद में हमारा जो ज़रूरत है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटिक्स। और जब यहाँ पे जो जर्मनी हार जाती है वॉर में, जर्मनी के हार में वेमर एक तरह से जंगा है, उसमें जो पार्टी थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी, उनको एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप आइए और एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो ये जो एक तरह से तानाशाही है जो वो खत्म करके यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की स्टार्ट हो सके। उसके बाद में क्या है, ए नेशनल असेंबली मीट ए वेमर एट द एस्टेब्लिशमेंट एंड एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर किया विद फेडरल प्रोसीजर के साथ में। इस तरह से यहाँ पे दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मन डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें क्या था, जब वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है, वहाँ पे बहुत सारी जो एक तरह से शर्तें हैं, जो कंपनसेशन है जर्मनी के ऊपर थोप दिया जाता है। और जर्मनी के अंदर जब उस ट्रीटी के अंदर जर्मनी द्वारा साइन किया जाता है तो उसमें जो है वेमर रिपब्लिक के टाइम पे वो साइन होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो पब्लिक है, जो पीपल है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ है, क्योंकि उनका कहना था अगर वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसमें सिर्फ जर्मनी ही नहीं था, उसमें तो और बहुत सारी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो सारा जो ये कंपनसेशन है वो हमारे ऊपर ही क्यों आगे पड़ गया, सब कुछ हमें ही क्यों करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता थी वो इसे वेमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वरना जनरली क्या होता है, कहीं भी तानाशाही अगर खत्म करते हैं, एंड ऑफ दी जिस तरह से ये
मोनार्की खत्म होती है तो वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं कि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और अब बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, क्योंकि लोग अपने ऊपर थोपी हुई शर्तों से इतना परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा उब गए थे कि वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से हम इसको चुका पाएंगे, कैसे इसको इससे फ्री हुआ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या था, इनका एक तरह से देखा जाए तो जो ये अपना ओपिनियन देते हैं इस पे कि हम पे इस तरह से ये थोपा जा रहा है, उसमें क्या था, और ये सच भी बात थी क्योंकि जर्मनी पे बहुत ज़्यादा थोपा भी गया। उसमें क्या था, उसकी जो 75% थे वो आयरन और 26% कोल, जो 75% उसका जो 75% जो उसकी लोहे की और 26% जो उसकी कोयले की खाने वगैरह थी, उन सब पे फ्रांस वगैरह, पोलैंड, डेनमार्क वगैरह ने उस पर कब्जा कर लिया। और 10% जो है वो जर्मनी की पॉपुलेशन और 13% यानी 13% उसका जो है टेरिटरी ले ली गई। तो इस तरह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ साथ इन अलायंस नेशन ने एक शर्त और रखी कि अब जर्मनी को जो है वो डीमिलिटराइजेशन करना पड़ेगा अपना, मतलब मिलिट्री को एकदम खत्म करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी वहाँ पे हो ना पाए। तो इस तरह से जो जर्मनी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने सोचा कि किसी भी तरह से हम इससे पार लगाने की कोशिश करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो इसी तरह से हिटलर की जो पूरी कहानी है ये इसी तरह चल रही है। तो आप जो मैंने बताया है ये सब इस पे लिखा हुआ भी है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने जैसे कि बहुत डिटेल में बता दिया है। अब हम इसका जो अगला जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। जैसे कि इसमें यही बताया गया है कि जो जर्मन था वो उसको ज़बरदस्ती किसी भी तरह फोर्सफुली उसके ऊपर कंपनसेशन थोप दिया गया, बोल दिया गया कि आपको 6 मिलियन पाउंड का जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, 6 मिलियन पाउंड का कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जो जर्मनी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ह्यूमिलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे जर्मन वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन एंड ऑक्युपाई द रिसोर्सेज, मतलब 6 जो उनको बिलियन का एक तो पाउंड का उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और जो उसके रिसोर्सेज हैं राइनलैंड वाले, यहाँ पे हमने लिखा भी है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, रिसोर्सेज राइनलैंड, ये इस पे पूरे पे कब्जा कर लिया जाता है फ्रांस वगैरह के द्वारा और इस तरह से जर्मनी को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे अगली हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, इफेक्ट ऑफ द वॉर। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही बताया गया, मतलब एक तरह से जो इसकी जो मिलिट्रियन जिंदगी जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि जो जिंदगी है वो तो एक तरह से एक आर्मी सोल्जर की है, उसको बोलते हैं, मतलब इंसान की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका गुणगान किया गया है कि मिलिट्री ज़िंदगी इस तरह होती है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इसको बहुत ज़्यादा उठा करके बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक छोटी सी मैंने हेडिंग बता दी कि इसके अंदर फिर जब एनसीईआरटी की रीडिंग करो उसमें ये कहे कि सर ये इसमें आपने कुछ बताया नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये बताया गया किस किस तरह से वॉर होते थे, किस किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह वो ट्रेंच के अंदर छुप करके प्लान वगैरह करते थे, किस तरह से उनका पूरा प्रोसीजर होता था, वही बताया गया है। और इसमें जो है इसकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, हमने एक स्टोरी से शुरू किया था जो हेलमत की स्टोरी थी कि किस तरह से उसको पूरा पता चलता है। फिर इसी तरह से हमने बताया था कि 2 ग्रुप होते हैं, जो पावर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक अलायंस और एक एक्सिस। अलायंस में कौन कौन था वो भी हमने बता दिया और एक्सिस में कौन कौन था वो भी बता दिया, अलायंस में कौन था वो भी बता दिया, पूरी तरह से उसको बता दिया गया। फिर किस तरह से इतना बड़ा जर्मनी द्वारा नुकसान करने के बाद भी सिर्फ 11% को ही डेथ सेंटेंस सुनाया गया, बाकी को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई और कुछ को इसी तरह कुछ साल की सज़ा दे करके छोड़ दिया गया। मतलब और जर्मन द्वारा इतना बड़ा नुकसान किया गया था, कई हज़ार जर्मन मार दिए गए थे, फिजिकली मेंटली डिसेबल मार दिए गए थे और जो वहाँ के लोकल लोग थे वो मार दिए गए थे। इतने नुकसान के बाद भी सिर्फ जर्मनी के 11 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया था। इसके पीछे का रीज़न हमने बताया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एक्सपीरियंस था वो देख चुके थे, उन्हें पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से हमने जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा
जो शर्तें थोप दी थी और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमने कंपनसेशन लगा दिया था, जिस वजह से वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन उठ के आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो पाया और हिटलर का राइज हुआ, हिटलर वहाँ पे आया। इसी तरह से लोगों का कहना ये है कि हिटलर जो है वो पैदा नहीं हुआ था, हिटलर जो है वो बनाया गया था। तो इसी तरह से हमने ओवरऑल हिस्टोरी को समझ लिया था। और जो हमारी ये नेक्स्ट हेडिंग है, पॉलिटिकल रेडिकेशन एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ज़्यादा लंबी वीडियो करनी भी ठीक नहीं है। हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 से 25 मिनट के बीच का ही है, इतना ही रहेगा अभी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ तक ये कुछ हेडिंग्स को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, किस तरह से स्टोरी थी ये बताने की कोशिश की है, कैसे कैसे प्रोसीजर है सब बता दिया। इसी तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने ही हमारा मोटिवेशन है। तो तब मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।